तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या एन-स्लिट डिफ्रैक्शन। ग्रेटिंग को ही एन-स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। कल हमने स्टडी किया था डबल स्लिट डिफ्रैक्शन और उसमें मिसिंग ऑर्डर की कंडीशन निकाली थी। डबल स्लिट में एक स्लिट दो बार लगाई तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन हुआ। अब वही सिंगल स्लिट को हम n टाइम्स रिपीट करें तो वो हमारा बन जाता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या एन स्लिट डिफ्रैक्शन। तो एन स्लिट्स कैसे ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनता है, यहाँ पर आपको एक जो प्रैक्टिकल में अवेलेबल होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो वो यहाँ दिखाई हुई है। इसमें आप देख रहे हैं एक जगह ये लिखा हुआ है 15,000 लाइन्स पर इंच। लाइन्स पर इंच मतलब 15,000 स्लिट्स बनी हुई हैं 1 इंच के अंदर। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है, तो इसका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मेथड है कि अगर आप देखें एक ग्लास शीट है, एक ग्लास शीट के ऊपर आप डायमंड की नॉब से, डायमंड क्या करते हैं जब हम ग्लास के ऊपर उसको स्क्रैच करते हैं डायमंड को, तो डायमंड जो है ग्लास में क्रैक ला देता है। क्रैक होने की वजह से क्या होता है कि लाइट क्रैक से पास नहीं हो पाती। अगर आप देखें क्रैक आ जाए और उसे आप लाइट के अंदर रख कर देखिए तो जहाँ जहाँ पर क्रैक है वहाँ पर शेडो आ जाएगी। शेडो का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसे लाइट में रख कर देखेंगे तो शेडो का मतलब ये हुआ कि उस जगह से लाइट पास नहीं हुई। ठीक है, तो क्रैक्स में जैसा कि आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट पास नहीं होती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट होती रहती है अंदर उसमें। ठीक है, वो एक डिफरेंट बात है। तो हम क्या करते हैं कि एक ग्लास की प्लेट पर डायमंड की नॉब की हेल्प से 15,000 लाइंस को रूल्ड कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसको डायमंड की नॉब से। तो डायमंड की नॉब से लाइन ड्रॉ करोगे तो जहाँ जहाँ पर वो लाइन ड्रॉ होगी वहाँ पर ओपेक पोर्शन बन जाएगा, उस पोर्शन से लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, और दो लाइन के बीच में जो पोर्शन रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंट पोर्शन रहेगा, वहाँ से लाइट पास हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है एन स्लिट बना लेते हैं या 15,000 स्लिट बना लेते हैं डायमंड की नॉब से। तो वाइट लाइट के लिए ये काम हम ग्लास प्लेट के ऊपर 15,000 लाइन जो है ड्रॉ करके कर सकते हैं। वहीं अगर हम एक्सरे वगैरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न लें तो वो ग्लास प्लेट पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उसके लिए हमें नेचुरल क्रिस्टल जो है जिसकी की स्पेसिंग जो है वो एक्सरे के ऑर्डर की होती है उनको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वाइट लाइट वाला केस जो है उसको स्टडी करते हैं। एन स्लिट हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर जब उस पर लाइट डालते हैं तो इस तरह का पैटर्न जो है वो हमें दिखाई देता है। इन एक्चुअल में ये जो कलर है वाइट लाइट से जो है, ये जो कलर है सेंट्रल में, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, बीच में जो वाइट लाइट है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और फिर इसके आप राइट साइड में कलर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में कलर देख रहे हैं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कैसे ये पैटर्न डेवलप होता है, किस किस कंडीशन में ये डेवलप होता है, वो सब आज हम स्टडी करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म किया भी है आप लोगों ने वर्चुअल लैब के अंदर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी वेरिएशन, किस तरह से जो है इसके अंदर कलर फॉर्म होते हैं और किस किस जगह पर फॉर्म होते हैं उसकी कंडीशन। तो सपोज ये हमारे पास एन स्लिट्स हैं जिनका सेंटर S1 S2 करके है, और हम इसको पैरेलल लाइट से एक्सपोज करते हैं। ये हमने पैरेलल लाइट से इनको एक्सपोज किया है। ये S1, ये S2, ये S3 एंड सो ऑन, ये Sn।
n स्लिट है ये, और किन्हीं भी दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस E प्लस डी, जैसा डबल स्लिट के अंदर आपने देखा था, तो किन्हीं भी दो के बीच की डिस्टेंस E प्लस डी जो है, मीन्स D जो है वो ओपेक पोर्शन की विड्थ है और E जो है वो स्लिट की विड्थ है। और आने वाली लाइट को, डिफ्रैक्टेड लाइट को हम स्क्रीन लेंस की हेल्प से स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर, जैसे सपोज ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। लेंस कितना बुरा लेंस बना है। ये लेंस है हमारा, जिसकी हेल्प से हम जो है इस P पॉइंट पर डिफ्रैक्टेड लाइट को फोकस कर लेते हैं। सपोज ये लाइट जो है थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गई, ओरिजिनली ये ऐसे जाती, ये थीटा एंगल है, इससे डिफ्रैक्ट हो गई और इसको हमने इस P पॉइंट पर फोकस कर लिया, डिफ्रैक्टेड लाइट। ये एंगल थीटा है, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये K पॉइंट पर कट कर रहा है, तो S2K जो है इसका नॉर्मल बनेगा। तो ये डिफ्रैक्टेड लाइट को हमने सब P पॉइंट पर फोकस कर लिया। इस तरह से अब हम इसमें एन स्लिट की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P पर है उसको कैलकुलेट करें। तो जैसा हम जानते हैं कि जो फेज डिफरेंस किन्हीं भी दो वेव के बीच में जो बनेगा, तो पार्ट डिफरेंस S1 S2 साइन थीटा बनेगा, मीन्स E प्लस डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस बनेगा। तो फेज डिफरेंस जो बनेगा, पार्ट डिफरेंस तो आपके हो गया S2K इक्वल्स टू E प्लस डी साइन थीटा, और फेज डिफरेंस जो बनेगा आप जानते हैं कि 2 पाई ओवर लैम्डा और इनटू पार्ट डिफरेंस, और आपके जो है पार्ट डिफरेंस है E प्लस डी साइन थीटा। तो आपका जो डेल्टा बना, फेज डिफरेंस बना किन्हीं भी दो वेव के बीच में, वो बना 2 पाई E प्लस डी साइन थीटा। इतना आपका फेज डिफरेंस बना। अब P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। सिंगल स्लिट है, हर एक वेव से आने वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो A साइन अल्फा ओवर अल्फा होगा, जैसा आपने पिछले टॉपिक में भी कैलकुलेट किया था। तो A साइन अल्फा ओवर अल्फा हर वेव का एम्पलीट्यूड होगा। यानी अगर हम, क्योंकि n वेव है, n वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला P पॉइंट पर हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, R इक्वल्स टू A एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और वेव का एम्पलीट्यूड है A साइन अल्फा ओवर अल्फा। तो A साइन अल्फा ओवर अल्फा ये आपके एम्पलीट्यूड हो गया, इनटू साइन एन डी बाई 2, और यहाँ पर D की जगह पर है डेल्टा, यानी साइन, और n है हमारा यहाँ पर कैपिटल N है, SN दिखाया हुआ है कैपिटल N, तो n डेल्टा बाई 2। डेल्टा कितना है, 2 पाई E प्लस डी साइन थीटा, ये अपॉन साइन D बाई 2, मीन्स यहाँ पर साइन डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। और साइन डेल्टा बाई 2 को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं बीटा से। यस सर। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे बीटा से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा R इक्वल्स टू A साइन अल्फा ओवर अल्फा इंटू अल्फा ओवर अल्फा
इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जहाँ अल्फा और बीटा जो है वो वही है जो पहले हमने पढ़े हुए हैं। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू पाई ई साइन थीटा ओवर लेमडा, ये अल्फा की वैल्यू है जो हमने साइन सिंगल स्लिट के अंदर एज्यूम किया था, और जो बीटा है इसकी वैल्यू है डेल्टा बाई 2 मीन्स पाई ई प्लस डी साइन थीटा बाई लेमडा, पाई ई प्लस डी साइन थीटा बाई लेमडा। ये हमारा जो है बीटा की वैल्यू। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को एन स्लिट के फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इससे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी। मीन्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में या इन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो कैलकुलेट होकर आती है, दैट इज आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा ओवर साइन स्क्वायर बीटा। ये इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट होकर आती है। तो अब हम देखेंगे कि इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरह से यहाँ पर होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया, अब हम इंटेंसिटी का वेरिएशन चेक करेंगे। तो इंटेंसिटी वेरिएशन चेक करने के लिए फिर वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर वही डिफ्रैक्शन को डिनोट करता है, वहीं दूसरा फैक्टर साइन वाला है तो ये इंटरफेरेंस को डिनोट करता है। मीन्स जो रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, इन एक्चुअल में वो कंबाइंड पैटर्न होगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। तो जैसे हमने पहले इनको स्टडी किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से स्टडी करेंगे। मीन्स पहले जहाँ जहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन के मिनिमा मिलेंगे वहाँ तो हमें मिनिमा मिलेगा ही, और फिर इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मिनिमा से हम आगे की चीज़ स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा जो है वो कहाँ मिलेगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप देखें, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि कब जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम किस जगह पर होगी, जहाँ पर डिफ्रैक्शन का तो मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। साइन बीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी ये हम यहाँ से देख सकते हैं। साइन बीटा की मिनिमम वैल्यू 0, तो अगर हम इस वैल्यू को रखें तो साइन एन बीटा भी 0 हो जाएगा। तो साइन बीटा एन बीटा अपॉन साइन बीटा 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अगर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से कैलकुलेट करें तो ये आता है एन स्क्वायर, क्योंकि आप ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन कॉस एन बीटा बनेगा अपॉन कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी एन। ठीक है, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बन जाएगी एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ हम रखेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये मालूम पड़ जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी। अदर प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो कहाँ मिलेंगे, अब हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो साइन बीटा इक्वल्स टू 0 पर एन बीटा बाय बीटा, साइन बीटा की वैल्यू एन आएगी ना, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस वजह से जब ये वैल्यू साइन एन बीटा ओवर साइन बीटा की वैल्यू एन रखोगे तो यहाँ पर जब स्क्वायर है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए तो डायरेक्शन अदर मैक्सिमा की डायरेक्शन देखते हैं कि अदर मैक्सिमा किस डायरेक्शन में मिलेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू 0 पर तो हमें मैक्सिमा मिल ही गया, लेकिन बीटा की और कौन सी वैल्यू है जिन पर कि हमें मैक्सिमम मिल सकता है, तो प्लस माइनस एन पाई पर, जहाँ एन जो है 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। तो बीटा की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये बन जाएगा पाई ई प्लस डी साइन थीटा ओवर लैम्डा, यानी प्लस माइनस एन पाई।
और ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा पर अदर मैक्सिमा मिलेंगे। यानी 0 पर तो सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेंगे। अब बात आती है मिनिमा की। तो मिनिमा कहाँ मिलेगा? तो मिनिमा के लिए देखिए क्या होना चाहिए, ये पूरा फैक्टर मीन साइन एन बीटा ओवर साइन बीटा जो है ये पूरा फैक्टर मिनिमम होना चाहिए, ये पूरा फैक्टर 0 होना चाहिए। इसका मतलब साइन एन बीटा ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू 0, तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये कब होगा? जब एन बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई आएगी, जब एन बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई आएगी। यानी बीटा की वैल्यू अगर हम रख दें तो एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा, इन वैल्यूज पर हमें मिनिमा मिलेगा, इन वैल्यूज पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो ये कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर हमें मिनिमा मिलेगा? तो m की वो सारी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, पर किस किस वैल्यू को छोड़ के? 0, क्योंकि 0 पर आपको देखो मैक्सिमा मिल रहा है, देख लो ना, यहाँ मैक्सिमा की कंडीशन हो रही है 0 पर, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। फिर अगर हम m की वैल्यू n रखें तो n से n कट जाएगा और ये इक्वेशन बिल्कुल वही बन जाएगी जब n की वैल्यू 1 हो, यानी मैक्सिमा। तो n पर भी हमें मैक्सिमा मिलेगा, 2n पर भी मैक्सिमा मिलेगा, nn पर भी मैक्सिमा मिलेगा। मीन्स m की वो सारी इंटीग्रल वैल्यू होंगी एक्सेप्ट दीज वैल्यू, यानी कौन सी? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, इतने मिनिमा मिलेंगे। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, और इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद हमें ये n-1 मिनिमा मिल रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये जो इतनी सारी वैल्यूज हैं ये n-1 वैल्यूज हैं जहाँ पर हमें मिनिमा मिल रहे हैं। तो अगर n-1 मिनिमा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर n-2 मैक्सिमा भी होने चाहिए। भाई दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा लाई करेगा, तो वहां पर n-2 मैक्सिमा भी लाई करने चाहिए, और इन्हीं मैक्सिमा को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, इन्हीं मैक्सिमा को बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा पैटर्न में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो पैटर्न में दिखाई देते हैं या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनकी इंटेंसिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर इनकी इंटेंसिटी कितनी है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो इंटेंसिटी की हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है इंटेंसिटी की हमारी? दिस वन। इस इंटेंसिटी की इक्वेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू बीटा जो है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसको इक्वेट टू 0 कर देते हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो हमें tan बीटा इक्वल्स टू n tan बीटा मिलता है। तो इस वैल्यू से हम sin n बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से कि अगर हम ये tan n बीटा के लिए मान लें, ये सपोज n बीटा है ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके n-tan बीटा, मान लिया हमने इसे n-tan बीटा, और ये वैल्यू बन जाएगी 1। तो अगर आप देखें ये जो मैंने फिगर बनाया है ये फिगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, tan n बीटा इक्वल्स टू n-tan बीटा। तो ये फिगर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आएगी 1 + n² tan स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू आएगी इसकी
तो यहाँ से हम साइन एन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन एन बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो साइन एन बीटा इक्वल्स टू आएगा एन टेन बीटा एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। और यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कि अगर वैल्यू कैलकुलेट करें हम इस जगह से तो हमें करना क्या है, पहले अपॉन साइन बीटा करना है। साइन बीटा की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, तो साइन बीटा की वैल्यू रखने पर सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये वैल्यू आएगी एन स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। तो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को रहने देते हैं, इस ब्रैकेट को नहीं लेते। एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। और इस वैल्यू को अगर हम इंटेंसिटी की इक्वेशन में रखें तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनती है I इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा ओवर एल्फा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा की है, और जो हमारे फर्स्ट मैक्सिमा है, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, उसकी इंटेंसिटी आपने निकाला एन स्क्वायर है। तो अगर आप कैलकुलेट करें, रेशियो निकालें इनका, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा का डिफरेंस है। यानी इतनी कम इंटेंसिटी जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की होती है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप देखें एन की वैल्यू, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा था कि एन की वैल्यू जो है कितनी है, 15,000 लाइन्स पर इंच, 15,000 लाइन्स है। तो अगर यहाँ हम n की वैल्यू 15,000 रख दें, अगर n की वैल्यू हम 15,000 रख दें, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इंटेंसिटी की कितनी कम आई। तो इसीलिए ये वैल्यूज जो हैं हमें पैटर्न में दिखाई नहीं देती। तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो है ये हमें दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से जो है हम ग्रेटिंग के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा जो है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा जो है, इनके फॉर्मेशन को समझा देते हैं। तो ये था हमारे एन स्लिट डिफ्रैक्शन।